हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट सेकेंड। तो देखिए इसमें जो है आपका टॉपिक है परागकण की संरचना, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन। ठीक है कि लघु बीजाणु अर्थात परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये आपने पढ़ लिया था कि परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है और कहाँ पर होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वही परागकण जो है, जो परागकण बना हुआ है उसकी संरचना हमें पढ़ना है कि परागकण जो होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, ये कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए परागकण का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो आवरण है, एक बाहरी आवरण है जिसको हम बाह्य चोल कहते हैं, इसको इंग्लिश में एक्जाइन बोलते हैं, और उसके अंदर का जो आवरण है इसको हम अंतःचोल कहते हैं, जिसे इंटाइन बोला जाता है। और आप देख रहे हैं जो बाह्य चोल है उसमें जगह जगह पर क्या है, थोड़ी थोड़ी जगह पर क्या है, छिद्र है, और उस छिद्र को हम कहते हैं जर्म पोल अर्थात जनन छिद्र। बीच में क्या है, एक बड़ा सा केंद्रक होता है। ठीक है, तो यानी कि ये परागकण का स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या क्या, बाह्य चोल, अंतःचोल, और जो बाह्य चोल है उसमें जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी जगह पर कुछ जो है छिद्र पाई जाती है जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं, और बीच में एक बड़ा सा क्या होता है, केंद्रक होता है। ये है परागकण का स्ट्रक्चर। ये कब का स्ट्रक्चर है, जब परागकण का निर्माण होता है कहाँ पे, लघु बीजाणु धानी में। उस समय का स्ट्रक्चर है कि लघु बीजाणु धानी में इस प्रकार का परागकण बनता है। लेकिन जब ये मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के बाद फिर ये परागकोश से क्या करता है, बाहर निकलता है। तो जब ये मेच्योर हो जाता है यानी कि परागकोश से निकलने वाला जब होता है, उसके पूर्व जो है इसकी संरचना कैसे होती है। जब ये मेच्योर हो जाता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा बना हुआ है, परागकोश से निकलने के पूर्व परागकण में परिवर्तन, यानी कि परागकोश से निकलने के पूर्व परागकण में क्या परिवर्तन होते हैं। मेच्योरिटी जब उसकी होती है, मेच्योर होता है, तो उसमें परिवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाह्य चोल, अंतःचोल, दो चोल हैं। उसके बाद इसमें जो बाह्य चोल है इसमें जगह जगह पर क्या पाई जा रही है, छिद्र पाई जा रही है, जिसको हम कहेंगे जनन छिद्र। सेम स्ट्रक्चर जैसे पहले का है वैसे इसका भी है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक केंद्रक है, ये केंद्रक जो है विभाजित हो जाता है दो केंद्रक में। ठीक है, एक केंद्रक जो है विभाजित होकर के दो केंद्रक बना लेता है, एक थोड़ा बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा केंद्रक होता है उसको हम वर्धी केंद्रक अर्थात वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और जो छोटा केंद्रक होता है उसे हम जरम केंद्रक अर्थात जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है परागकण की संरचना होती है। जब परागकण का निर्माण होता है उस समय की संरचना है, और ये जब जो है परागकोश से निकलने वाला होता है परागकण, उसके पूर्व की संरचना है कि किस प्रकार से जो ये मेच्योर होने के बाद होता है। ठीक है, तो ये था आपका लघु बीजाणु जनन पूरा खत्म हुआ, परागकोश से रिलेटेड जो था। अब आपने पुमंग पढ़ा, यानी कि पुमंग में आपने पुंकेसर के बारे में पढ़ा कि पुंकेसर की जो है अंदर की संरचना कैसी होती है, क्या पाई जाती है पुंकेसर में, और कहाँ पर परागकण का निर्माण होता है। अब जो है आपको पढ़ने हैं जायांग, दूसरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थात जायांग, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में गायनोसियम। इसमें आपको पता है कितने पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, और दूसरा होता है वर्तिका अर्थात स्टाइल, और तीसरा होता है अंडाशय अर्थात ओवरी। और ओवरी में क्या होता है आपको पता है, ओवरी में होता है बीजांड अर्थात ओव्यूल। ओव्यूल जो है उसकी संरचना यहाँ पर बना हुआ है। इस प्रकार से ये संरचना जो है, इस प्रकार की संरचना ओव्यूल की कहाँ पाई जाती है, ओवरी में पाई जाती है। जो आपका गायनोसियम है, गायनोसियम के ओवरी में जो है इस प्रकार के बीजांड की संरचना पाई जाती है। तो ये है आपका किसका स्ट्रक्चर, बीजांड का अर्थात ओव्यूल का। ये आप फिगर बना लीजिएगा दोनों, ये परागकण, उसके बाद परागकोश से निकलने के पूर्व परागकण में क्या परिवर्तन होता है, इसको आप बना लीजिएगा। अब उसके बाद जायांग में देखिए, जायांग में जो आपका ओव्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यहाँ पे बनाया हुआ हमने। यहाँ पे देखिए जो आपका ये अंडाशय है अर्थात ओवरी है, ओवरी में यहाँ पे क्या पाया जाता है, ओव्यूल अर्थात बीजांड। ये जो है आपकी किसके स्ट्रक्चर है, ओव्यूल की अर्थात बीजांड, ये बीजांड की संरचना है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एक तो ये वाला आवरण, बाहरी आवरण दिख रहा है, और एक ये अंदर का।
ये जो बाहर वाला होता है ये कहलाता है आउटर, आउटर इंटेगुमेंट, इसे हम कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट। और ये वाला पार्ट जो है इसे हम कहते हैं इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। उसके बाद जो है यहाँ पे ये पूरा भाग जो है इसका ये कहलाता है न्यूसिलस, न्यूसिलस कहलाता है। और ये वाला पार्ट यानी कि ये भाग जो है ये कहाँ पर, जो ये अंडाशय की वाल है, इस अंडाशय की वाल से जुड़ा हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं फ्यूनिकिल, इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकिल कहते हैं। ठीक है, फ्यूनिकिल। उसके बाद यहाँ पे अंदर की तरफ आप देख रहे हैं ये गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये अंदर की तरफ जो है इसका नाम होता है एम्ब्रियोसैक। ये क्या है, ये है एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं भ्रूण कोश, इसको इंग्लिश में हम क्या कहें, हिंदी में भ्रूण कोश। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे इस प्रकार की जो है 3 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक कोशिका होती है इस तरीके से, और यहाँ पे भी जो है इस तरीके से 3 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये होता है एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर। ये क्या है, बीच वाला भाग एम्ब्रियोसैक है। ठीक है, और एम्ब्रियोसैक में जो है क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं, 3 कोशिकाएं यहाँ पाई जा रही हैं। इन तीनों को हम कहते हैं, इन तीनों को हम क्या कहेंगे, इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। इनको क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल, यानी कि इसको हम कहेंगे प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिमुख कोशिका। बीच में जो है इसको हम कहते हैं पोलर पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक या इसी को हम द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 3 सेल हैं, इसमें से ये 2 जो हैं, ये वाले और ये वाले, ये दोनों जो हैं ये कहलाते हैं, इसको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये वाला और जो ये है। ठीक है, ये दोनों कहलाते हैं सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल। इनको हम हिंदी में कहते हैं सहायक कोशिकाएं या सहायक कोशिका। बीच में एक जो ये है, बीच वाला जो है इसको हम कहते हैं एग सेल, एग सेल अर्थात अंड कोशिका, इसको हम कहते हैं अंड कोशिका। और ये क्या होती है, यही होती है मादा युग्मक, यही जो है यही क्या होती है, मादा युग्मक अर्थात फीमेल गैमीट। ठीक है, यही मादा युग्मक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं कि ये जो इंटेगुमेंट है और इंटेगुमेंट के बीच में जो है एक छिद्र आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल, इसको हिंदी में हम कहते हैं बीजांड द्वार। इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, और बीजांड द्वार के ठीक सामने यानी कि इसके बीजांड द्वार जो होगा इसके ठीक सामने जो है ऊपर की तरफ कहलाता है चलाजा। ठीक है, इसके ठीक सामने का ये भाग जो है वो कहलाता है चलाजा।
ये होते हैं ओव्यूल, यानी कि जो बीजांड है, बीजांड की संरचना, और इसके ये भाग होते हैं। आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होता है, ये जो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट जो होते हैं, बीच में क्या होता है, एक बड़ा सा छिद्र होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, अर्थात बीजांड द्वार कहते हैं। उसके सामने का भाग जो है, उसके ऊपर का, जस्ट ऊपर का पार्ट जो है, ठीक सामने क्या कहलाता है, चलाजा कहलाता है। और ये जो इसकी शरीर होती है, जो ये कहलाता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो है क्या पाई जाती है, एम्ब्रियोसैक अर्थात भ्रूणकोश पाई जाती है। एम्ब्रियोसैक में आप देख रहे हैं 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 3 कोशिकाएं यहाँ है जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। बीच में एक कोशिका है जिसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लिया या ध्रुवीय केंद्र, या तो इसी को हम कहते हैं द्वितीय केंद्र। नीचे की तरफ जो है 3 आपको दिख रहे हैं कि 3 कोशिकाएं हैं, जिनमें से जो साइड के दोनों हैं उन दोनों को हम कहते हैं सिनर्जिड सेल अर्थात सहायक कोशिकाएं। और जो बीच वाला है, यानी कि बीच में जो दोनों के बीच में एक है, वो क्या है, एग सेल है, यानी कि अंड कोशिका है। और इसी अंड कोशिका को, इसी एग सेल को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं अर्थात मादा युग्मक कहते हैं। ये जो सहायक कोशिकाएं हैं दोनों तरफ इसके सिनर्जिड, ये क्या करती है, एग सेल की सहायता करती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो भ्रूण कोश है, यानी कि बीजांड जो है, बीजांड का जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश में आप देख रहे हैं कितने कोशिका पाई जा रही है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 और एक कोशिका ये 7 कोशिका। अर्थात ये जो भ्रूण कोश है ये कैसी है, ये भ्रूण कोश जो है ये 7 कोशिकीय, ये कैसी है, ये 7 कोशिकीय है। और जो है 8 क्या है, 8 केंद्रकीय है। 7 कोशिकीय है और 8 केंद्रकीय है, यानी कि जो बीजांड होता है, बीजांड का जो भ्रूण कोश होता है वो कैसा होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि बीजांड का भ्रूण कोश कैसा होता है, तो बीजांड का भ्रूण कोश 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। 7 कोशिका आपको दिख रहे हैं, 3 कोशिका ऊपर है चलाजा एंड की तरफ और 3 कोशिका माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, 6 हो गए। और एक कोशिका जो है बीच में है जिसको आप कहते हैं ध्रुवीय केंद्र या जो है पोलर न्यूक्लियाई। इसमें आप देख रहे हैं ये कोशिका तो एक ही है, एक कोशिका है, लेकिन ये जो है इस प्रकार से 2 केंद्रक से मिलकर के 2 केंद्रक फ्यूज करके जो है एक कोशिका बनाता है। इसीलिए यहाँ पे हम इसको कहेंगे 2 केंद्रक। तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो जाएंगे, 8 केंद्रक टोटल हो जाएंगे आपके। ये एम्ब्रियोसाइक जो है, ये भ्रूणकोश जो है, ये कैसा है, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश होता है बीजांड द्वार, बीजांड का यानी कि ओव्यूल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एम्ब्रियोसाइक है अर्थात भ्रूणकोश है, इसी भ्रूणकोश में जो है किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अर्थात ये जो एग सेल, गुरु बीजाणु का मतलब क्या, यही है आपका फीमेल गैमेट अर्थात गुरु बीजाणु। हम किसको कह रहे हैं, एग सेल को कहते हैं हम गुरु बीजाणु, ठीक है। तो ये जो है एग सेल और ये जो है आपका ध्रुवीय केंद्र, यानी कि यहाँ पे ये जो 7 सेल हैं, 7 कोशिकाएं जो बनी है, इनका विकास किस प्रकार से होता है ये अब हमको पढ़ना है। और इसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, कि एम्ब्रियोसाइक में किस प्रकार से जो है गुरु बीजाणु का निर्माण होता है अर्थात मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो ये भी स्ट्रक्चर आपको बना लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। बना करके आप जिस तरीके से आपको दिखाया गया है, लेबलिंग किया गया है, आप इसको अच्छे से बनाइएगा। इसको भी बनाना है और इसे भी बनाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके आगे गुरु बीजाणु जनन। चलिए हम देख लेते हैं कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। गुरु बीजाणु जनन अर्थात मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन। अब यहाँ पे पढ़ना है गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु हम किसको कहते हैं, पॉलन ग्रेन को कहते हैं अर्थात परागकण को कहते हैं। और अब यहाँ पे आपको पढ़ना है गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो हम जानते हैं
कि लघु बीजाणु जनन में हमने क्या पढ़ा था कि लघु बीजाणु यानी कि गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया, अर्थात जो है गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को, या हम कह सकते हैं गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब ये गुरु बीजाणु जनन कहाँ पर होता है, तो अभी हमने बताया कि जो भ्रूण यानी कि जो आपका अंडाशय होता है अर्थात ओवरी होता है, ओवरी में जो बीजांड पाया जाता है, उस बीजांड के अंदर जो है एक क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश पाया जाता है, और इसी भ्रूणकोश के अंदर क्या होगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, अर्थात गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस होती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, गुरु बीजाणु जनन का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इसके पहले आपने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में आपने क्या पढ़ा था कि जो लघु बीजाणु धानी होती है उसमें एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। ठीक है, एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही चीज है कि जो एम्ब्रियोसाइक है, जो भ्रूण कोश है, बीजांड का जो भ्रूण कोश होता है उसमें एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। तो यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे, फिगर से हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, एक एम्ब्रियोसाइक, ये है एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक में क्या होती है, एक कोशिका पाई जाती है, ये क्या है, ये है एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक की हिंदी होती है भ्रूणकोश, और इसमें एक कोशिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। इसे हम कहेंगे अधोस्तरीय कोशिका अर्थात हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, एक जो है अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। इस हाइपोडर्मल सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। जो आपका अधोस्तरीय कोशिका है इसमें क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो आपको पता है समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियोसाइक जो है इसमें क्या बनेंगे, एक कोशिका से दो कोशिका। समसूत्री विभाजन जब होगा तो क्या बनेंगे, एक कोशिका से दो कोशिका बनेंगे। इस प्रकार से दो कोशिका बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब दो कोशिका बनते हैं तो इसको हम कहते हैं, एक कोशिका को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन कोशिका, एक को हम कहेंगे गुरु बीजाणु जनन कोशिका, और दूसरा जो है ये होता है द्वितीय कोशिका। ये होता है द्वितीय कोशिका। ठीक है, इसको हम कहेंगे पेराइटल सेल, और इसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो द्वितीय कोशिका है, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, ये गुरु बीजाणु जनन कोशिका जो है ये बड़ा होकर के यानी कि ये वृद्धि करके बिना विभाजन के किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, ये जो है व्यवहार करने लगता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के तरह से व्यवहार करने लगता है। और जो द्वितीय कोशिका है ये धीरे धीरे क्या होता है, ये नष्ट होना शुरू कर देता है। यहाँ पे इस तरीके से बन जा रहा है, इसका मतलब आप समझेंगे कि ये नष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, गुरु बीजाणु जनन कोशिका जो है ये बिना विभाजन के अपने आप जो है थोड़ी सी वृद्धि करके ये किसकी तरह जो है कार्य करने लगता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह
कार्य करने लगता है। ये क्या बन जाता है, ये जो है गुरु बीजाणु मातृकोशिका, मातृकोशिका अर्थात इसको हम कहेंगे मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। और ये जो भित्तीय कोशिका है, भित्तीय कोशिका अर्थात पेराइटल सेल, ये जो है आप देख रहे हैं क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर देता है। तो अब जो है फिर से क्या होता है, ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से अब हम इस तरीके से यहाँ पे बना रहे हैं, वहां के बाद यहाँ पे बना दे रहे हैं फिगर, आप समझिएगा उसको। इस प्रकार से जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपको पता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से कितने कोशिका बनते हैं, 4 कोशिका बनते हैं। तो यहाँ पर कितने कोशिका बन जाएंगे, इस प्रकार से 4 कोशिकाएं बनेंगे, ठीक है। और ये चारों कोशिकाएं जो हैं, इन चारों को हम क्या कहते हैं, इन चारों को जो है हम कहते हैं मेगा स्पोर। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, अर्थात 4 जो है क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन जो है इन चारों में से 3 जो है, ये जो 3 कोशिकाएं हैं यानी कि 1 2 3, ये तीनों जो है ये क्रियाशील नहीं होती हैं। केवल एक कोशिका जो है ये क्या होती है, ये क्रियाशील होती है। यानी कि ये कैसी कोशिका है, ये क्रियाशील कोशिका नहीं है, यहाँ पे हम गुरु बीजाणु कहेंगे, क्रियाशील गुरु बीजाणु। और ये 3 जो है, ये तीनों जो है क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये तीनों धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। केवल एक कोशिका जो है ये कैसी होती है, क्रियाशील बीजाणु कोशिका होती है। तो अब यहाँ पे जो क्रियाशील बीजाणु कोशिका है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि समसूत्री फर्स्ट होता है। तो जब समसूत्री फर्स्ट होता है तो क्या बनते हैं, आपको पता है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितने कोशिका का निर्माण होता है, 2 कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे। फिर से जो है इसमें क्या होगा, फिर से यहाँ पे समसूत्री सेकेंड होगा। जब समसूत्री सेकेंड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब समसूत्री सेकेंड होगा तो यहाँ पे 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, ठीक है। 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। लेकिन वो इस तरीके से नहीं अरेंजमेंट होता इनका, इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए 1 से क्या बनेंगे, 2 बनेंगे इस तरीके से, और 2 जो है इस तरीके से यहाँ बनेंगे, 4 कोशिका बनेंगे। फिर जो है इसमें क्या होगा, फिर से यहाँ पे समसूत्री थर्ड होगा। जब समसूत्री थर्ड होगा तो आपको पता है कि इनकी संख्या फिर बढ़ेगी। 4 है तो चारों से 2 बनेंगे, 2 इससे बनेंगे, मान लीजिए 2 इससे बना, और 2 जो है इससे बनेंगे। फिर यहाँ पे भी 1 से 2, इस तरीके से 1 से 2 बने और 1 से 2 बनेंगे। इस प्रकार से कितने बन जाएंगे, 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। अब क्या होगा, इन चारों के बाद जो है क्या होगा, इनका अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, 4 जो बन चुके हैं। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, इनका अरेंजमेंट होगा। क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा अरेंजमेंट। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा, आप देख रहे हैं कि 4 कोशिकाएं ऊपर की तरफ हैं और 4 कोशिकाएं नीचे की तरफ हैं। तो इन चारों में से एक कोशिका जो है, इनमें चारों में से एक बीच में आएगा, और इन चारों में से एक कोशिका कहाँ पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे इस तरीके से,
और एक जो है यहाँ से कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे 3 इस तरीके से बच जाएंगे, और यहाँ से एक जो है वो कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। तो इस प्रकार से इनका क्या हो जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है। उसके बाद जो है इनकी संरचना जो है वो अच्छे से जो है व्यवस्थित होकर के कैसी बना लेगी, इस तरीके से बना लेगी कि 3 जो है यहाँ पे इस साइड पे हो जाएंगे एंटीपोडल, यानी कि चला जाए एंड पर इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे, और 3 जो है यहाँ पर एक बीच में हो जाएगा, और 2 जो है इसके बगल बगल में हो जाएंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से एक यहाँ 2 केंद्रक जो है मिल करके एक यहाँ पे क्या बना लेंगे, कोशिका बना लेंगे, और इन्हें हम कहेंगे एंटीपोडल सेल अर्थात प्रतिमुख कोशिका, और इसे हम कहेंगे द्वितीयक केंद्रक या जो है ध्रुवीय कोशिका, और इसे हम यहाँ पे जो ये दोनों हैं, ये दोनों साइड वाले कहलाएंगे सिनर्जिड अर्थात सहायक कोशिका, और ये बीच वाली जो है ये क्या कहलाएगी, ये अंड कोशिका कहलाएगी अर्थात एग सेल। ये क्या है, एग सेल है, और यही एग सेल जो है इसी को हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए आप, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है, ये कहाँ पर होती है, बीजांड के एम्ब्रियोसैक अर्थात भ्रूण कोश में। भ्रूण कोश में क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोसैक में जो है भ्रूण कोश में जो है क्या पाई जाती है, एक अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अधोस्तरीय कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 क्या बनते हैं, कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका जो है गुरु बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है, और दूसरी कोशिका भित्तीय कोशिका कहलाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, गुरु बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के वृद्धि करके गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के तरह कार्य करने लगती है, और जो भित्तीय कोशिका है ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसके बाद गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकाएं यानी कि 4 जो है गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु जो है ये क्रियाशील नहीं होते हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। केवल एक गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। तो क्रियाशील गुरु बीजाणु जो होता है इसमें क्या होता है, समसूत्री फर्स्ट होता है, जिससे 2 क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। फिर इनमें जब समसूत्री सेकंड होता है तब 2 से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, और समसूत्री थर्ड होता है तो 4 से 8 बनते हैं। जब 8 गुरु बीजाणु बन जाते हैं तो इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर का जो एंटीपोडल यानी कि जो चलाजल भाग होता है, चलाजल एंड के ऊपर की तरफ जो होते हैं वहां से एक कोशिका यानी कि, और जो नीचे होते हैं वहां से एक कोशिका बीच में आ जाती है, और ये तीनों जो है एकदम जो है एंड पर जाकर के ऊपर की तरफ जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल अर्थात प्रतिमुख कोशिका। और जो नीचे की तरफ 3 एलिमेंट होते हैं उसमें से जो 2 साइड के होते हैं उन्हें हम सिनर्जिड सेल कहते हैं अर्थात सहायक कोशिका कहते हैं, और बीच में जो 2 केंद्रक मिल करके एक कोशिका बनाते हैं उसे हम द्वितीयक केंद्रक या जो है ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये था गुरु बीजाणु जनन, और आपने देखा परागकण की संरचना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो है कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।